नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल से हम देखते आ रहे हैं, कभी तेजी से ऊपर बढ़ता है, फिर ग्राफ नीचे गिरता है, फिर वापस तेजी से चलने लगता है। कोरोना के साथ-साथ साइड इफ़ेक्ट भी कई सारे हो रहे हैं, कई बीमारियाँ निकल कर आ रही है और इस समय जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, वो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। तो ब्लैक फंगस क्या, व्हाइट फंगस क्या, क्यों होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने एंटी सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट। स्वागत है डॉक्टर कर्नावट आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार साहब। कोरोना के दौरान मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है और मैंने देखा भी है, कई सारे कोरोना पेशेंट्स को इनिशियल सिम्पटम्स होने पर आपने उनकी बहुत मदद की है। आपने एक नोबल काम किया, इसलिए आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो मैं इतने अच्छे काम में हूँ और ये बहुत ही मुश्किल समय था पूरी मानव जाति के लिए। और चूंकि शुरुआत के सिम्टम्स इसके नाक और गले से ही संबंधित रहते हैं, तो बहुत सारे मरीजों ने मुझसे संपर्क किया और भगवान की दया से मैं काफी सारे मरीजों को घर पर ही ठीक कर सका, जिससे अस्पतालों पर बोझ भी कम पड़ा। और एक बार मरीज अस्पताल जाता है तो जो सारी उसकी घर में परिवार में चिंताएं व्याप्त हो जाती है, वो भी कम रही। तो मुझे एक मौका मिला और भगवान की दया है कि मैं ठीक से कर पाया उस काम को, अभी भी कर रहा हूँ। डॉक्टर, ये कोरोना में जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस निकल कर आई है, तो हम ये फंगस के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस ये हमेशा वातावरण में हर जगह मौजूद रहते हैं। जब आप अपने स्टूडियो में इस वक्त सांस ले रहे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, यहाँ पर भी वो ये सारे जीवाणु मौजूद रहते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता होती है, वह इसको अपने शरीर में पनपने नहीं देती है। दुर्भाग्यवश उन लोगों के शरीर में जिनकी प्रतिरोध क्षमता कम होती है, ये फंगस उनके शरीर में पनपने लगती है। और कोविड के पूर्व में भी ये बीमारियां होती थी, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम था, बहुत ज्यादा कम था। जैसे कोई कैंसर के मरीज हैं, या जो उनकी किडनी फेल होती है, या जिनके डायबिटीज बहुत सीवियर होती है, या इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे मरीजों में मैं पहले भी, चूंकि इनकी बायोप्सी नाक से करनी होती है, तो मैं ये मरीज पहले भी काफी संख्या में देखता था। लेकिन अभी कोविड के पश्चात ये बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि कोविड में कुछ दवाइयां हम ऐसी देते हैं जिनसे प्रतिरोध क्षमता कम होती है, जैसे स्टेरॉइड्स हैं या कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं, और ये बीमारी भी हमारी प्रतिरोध क्षमता को कम करती है। अब इस फंगस को हम ब्लैक फंगस कहते हैं। उसकी वजह यह है कि यह फंगस हमारे शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसको खून नहीं मिल रहा हो, तो वह शरीर का वह हिस्सा काला पड़ जाता है, जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं या डेड टिश्यू बोलते हैं। तो इस फंगस में ये होता है कि ये फंगस जहां पनपती है, वहां पर जो खून की नलियां होती है उनको ये चोक कर देता है, तो वो पूरा एरिया डेड हो जाता है और यह काले रूप में नजर आता है, इसलिए इसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। डॉक्टर, जैसा आपने कहा कि वातावरण में हर जगह फंगस मौजूद होती है, लेकिन ये उन लोगों को अटैक करती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, और कोविड में स्टेरॉइड जैसे अन्य दवाइयां दी जाती है, वे भी एक बड़ा कारण है इसके लिए। ऑक्सीजन सप्लाई वाला जो एक पॉइंट चल रहा था, जिसमें बताया गया कि ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है पेशेंट्स को, उसमें अगर कोई लोग डिस्टिल वाटर की जगह साधारण पानी भर देते हैं, तो उसकी वजह से भी फंगस होती है। देखिए, ये निश्चितता से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन मानव के शरीर में जब देते हैं, तो हम ये प्रयास करते हैं कि चूंकि हम जो सांस नाक से लेते हैं, तो नाक की चमड़ी के संपर्क में आकर के यह ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, ये ह्यूमिडिफाई होकर के एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी और प्रॉपर टेम्परेचर पे हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो हम ऑक्सीजन जो देते हैं वो पानी के थ्रू या नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल वाटर के थ्रू इसलिए देते हैं कि वह ह्यूमिडिफाई होकर के जाए। तो ऐसा पहले तो कभी देखने में नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन पहली बार तो नहीं दी जा रही है। जिस किस्म की सुविधाएं अभी है, उसी किस्म की सुविधाएं भी पहले थी। हो सकता है कि कोई एकाध केस में ऐसा हो गया हो, लेकिन अगर व्यक्ति का प्रतिरोध अच्छा है तो उसके शरीर में यह फंगस ग्रो नहीं कर सकती। तो पानी से होके गया या डिस्टिल वाटर से होके गया, उसका इतना रोल नहीं है जितना उस व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता का इसमें रोल है। इस किस्म की चीजें मैंने अखबारों में भी पढ़ी है, पर मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। आप बिल्कुल सहमत नहीं है, सही कहना आपका। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जितनी क्षमता में, जितनी मात्रा में इस बार ऑक्सीजन गैस का उपयोग हुआ है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उपयोग हुआ है, शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो सच है। ये तो एक बहुत ही अभूतपूर्व क्षण थे हम सब लोगों के लिए। इस किस्म की जिस तरीके की कमी भी देखी गई और जिस तरीके का उपयोग भी किया गया, क्योंकि जो मुख्य दवाइयां हैं
कोविड की उनमें ऑक्सीजन एक प्रमुख दवाई है। लेकिन ऑक्सीजन आप ज्यादा लोगों को दें या कम लोगों को दें, ये जाएगा तो उस पानी के थ्रू ही। सिर्फ उन्हीं लोगों को ये होता है जिन लोगों की प्रतिरोध क्षमता, क्योंकि फंगस तो जा ही रहा है, वो तो हमारे शरीर में वैसे भी मौजूद रहता है, नाक में सबके रहता है। तो अगर हमारी प्रतिरोध क्षमता कम है तो फिर ये ग्रो करने लगता है शरीर में। और इस समय अगर हम बात करें ब्लैक फंगस की, तो वे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनको होने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए साहब, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव उन लोगों को ज्यादा होने की संभावना रहती है जिनकी किसी भी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से या कुछ दवाइयों के गलत इस्तेमाल की वजह से प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम हुई। तो ये सारा का सारा जो फंगस हमारे शरीर में ग्रो होने का कारण है वो सिर्फ एक है कि किसी व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका रेजिस्टेंस इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स बोलते हैं, उसके और भी बहुत सारी वजह होती हैं। तो उन्हीं लोगों को ये फंगस होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है एक सामान्य जन की तुलना में। एक सामान्य व्यक्ति जिसका प्रतिरोध ठीक है, उसको ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं ब्लैक फंगस के? देखिए साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी नाक में मौजूद रहते हैं हर वक्त कीटाणु, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो आमतौर पे पहले संकेत जितने भी आते हैं वो नाक के होते हैं। या तो किसी व्यक्ति की नाक बंद होने लगती है, या उसकी नाक में कुछ काली पपड़ी जमने लगती है, या उसके जो नाक के बगल में हमारा गाल या जिसको हम साइनस कहते हैं उस एरिया में उसको दर्द होने लगता है। कई बार अगर ये हमारे तालू की तरफ हो नाक के अंदर तो दांतों में दर्द होने लगता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे वो फंगस एडवांस होती है, अगर वह आंख की तरफ जाना शुरू करती है तो आंख में हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे फंगस ग्रो करती है, जिस जिस अंग को ये अफेक्ट करती है उस अंग में हमारे सिम्टम्स आने लगते हैं। शुरुआती सिम्टम्स लगभग सारे ही नाक से रिलेटेड रहते हैं, या आंख में जलन या खुजली इस किस्म की चीजें भी होती है कई बार। क्या लगता है, जिस तरह से आपने कहा शुरुआती सिम्टम्स नाक से शुरू होते हैं, नाक से आंख तक या दिमाग तक पहुंचने का जो इसका दायरा है वो कितने समय में पहुंचती है? फिर से यह इसी बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के शरीर में यह फंगस कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, और यह सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि उसकी इम्यूनिटी उस वक्त, उसकी रेजिस्टेंस कैसी है। ये बहुत ही तीव्र गति से फैलने वाली फंगस होती है। एक बार अगर इसने आर्टरीज को वहां पर ब्लॉक किया और उसका एक प्लैग बना, जब तक उसको हम पूरा क्लियर न कर दें और उसके लिए जो उचित दवाइयां मेडिकल ट्रीटमेंट है वो न कर दें, यह फैलती ही चली जाती है, बहुत तेजी से फैलती है। ओवरनाइट चेंजेस आते हैं इसमें। आज हमने मरीज देखा, कल उसकी आंख बंद मिल सकती है, अगले दिन उसकी रोशनी जा सकती है, तीसरे दिन दिमाग में जा सकती है। बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है फंगस। बहुत तेजी से ब्लैक फंगस फैलता है। इसको अगर हम जैसा शुरुआती लक्षण, जैसा आपने कहा कि हमें अगर नाक में काली पपड़ी आ रही है या नाक बंद हो रही है, वहां पर अगर पकड़ लें तो क्या आगे बढ़ने से रोका जा सकता है इसको? निश्चित तौर पर। इसीलिए आज अगर आप देखें तो जितने भी संदेश हम लोग एज ए डॉक्टर मरीजों को दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि किसी भी सिम्टम को इग्नोर न करें। इस फंगस को हम जितना जल्दी देख लें, जितना जल्दी उसको डायग्नोज कर लें, उतना जल्दी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उतना अच्छा हमारा रिजल्ट मिलेगा। एक बार ये फंगस आंख में चली गई या आंख के पिछले हिस्से में जिसको हम ऑर्बिटल अपेक्स बोलते हैं, अगर वहां चली गई तो व्यक्ति की रोशनी जा सकती है। और जरूरी नहीं कि ये फंगस आंख में जाए तभी हमारी रोशनी जाती। जो हमारे रेटिना, जो हमारे आंख का पर्दा होता है, उसको जिस खून की नली का सप्लाई होता है, अगर ये फंगस उसको ब्लॉक कर दे तो बगैर आंख में जाए भी व्यक्ति को अंधत्व आ सकता है, इसकी रोशनी जा सकती है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको तत्काल अपने डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए और इसको तत्काल क्लियर करना चाहिए कि अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है तो उसका त्वरित उपचार किया जाए। कोरोनरी आर्टरी को कितना नुकसान पहुंचाती है? नहीं, कोरोनरी आर्टरी तो का इस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोकल स्प्रेडिंग फंगस होती है और हार्ट की आर्टरी तक ये फंगस नहीं पहुंच सकती। उसके पहले ही व्यक्ति को बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि ये लोकल स्प्रेडिंग डिजीज, ये ब्लड में नहीं जाती है, ये लोकली स्प्रेडिंग डिजीज होती है। कैरोटिड को लेकर भी बात चलती है कि कैरोटिड आर्टरी को भी ये नुकसान पहुंचाती है। हाँ, दिमाग में एक बार जाएगी तो फिर जो दिमाग का ब्लड सप्लाई है उसको भी ये कॉम्प्रोमाइज कर देती है। कार्डियक आर्टरी को तो नहीं करती है, लेकिन कैरोटिड आर्टरी को कर सकती है। तो सर क्या लगता है कि आने वाले समय में, इस समय जो ट्रीटमेंट चल रहा है,
और नेजल जो नेजल स्कोपी जो कुछ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा लगता है कि इससे एडवांस स्टेज पर अगर इसको पकड़ने की संभावना बनती है। देखिए, हमारे पास जब मरीज आता है तो हम उसकी नाक में एक हमारा नेजल एंडोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, वो एंडोस्कोप डाल करके उसके दो फायदे होते हैं। एक तो हम काफी मैग्निफाइड व्यू उसका और नाक का हर एक वो कोना जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो एंडोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। तो हमें अगर वहां कहीं भी कोई ब्लैक स्पोर्स नजर आते हैं, इसमें क्लासिकल साइंस होते हैं कुछ नाक के अंदर जिसको हम ब्लैक टर्बिनेट साइन बोलते हैं, तो वो जैसे ही हमको नजर आता है हमको शंका पड़ती है और हम उसकी एक बायोप्सी ले लेते हैं उसी वक्त, क्योंकि ये स्वाब पर डायग्नोज नहीं होता है, इसके लिए हमको एक टिश्यू चाहिए होता है। वो टिश्यू निकाल करके बायोप्सी हम उसको जांच के लिए भेज सकते हैं और तत्काल इसकी रिपोर्ट भी एक दिन में आ जाती है, इसके लिए बहुत देर नहीं लगती। तो मरीज जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाए, हम जितना जल्दी उसको डायग्नोज करें और मरीज का जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट करें, तो अब इसमें होता ही है कि जहां जहां वो एरिया डेड हो गया उसको हमको निकालना रहता है और बची हुई बीमारी को हम मेडिकल ट्रीटमेंट से, जो अभी इन दिनों अखबार में आप पढ़ रहे होंगे, एम्फोटेरिसिन बी नाम की एक दवाई होती है, एक और अभी कुछ नई दवाई पोसाकोनाजोल करके भी आई है, लेकिन मेनली एम्फोटेरिसिन बी होती है जिसके इंजेक्शन देकर के हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। एम्फोटेरिसिन बी की आपने बात कही सर, इसकी अवेलेबिलिटी काफी मुश्किल हो रही है इस समय, क्योंकि पहले इतना इस मरीज इसके मरीज नहीं आते थे और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से नहीं था, लेकिन इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई बिल्कुल ठीक कहा। अल्टरनेट ड्रग भी अवेलेबल है? देखिए, अल्टरनेट में दो और दवाइयां जो पोसाकोनाजोल और एक एटेरिकोनाजोल करके को आती है, लेकिन वो दवाइयों की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है। जैसी एम्फोटेरिसिन बी की है वैसी उनकी भी है और वो महंगी भी बहुत है। एम्फोटेरिसिन बी भी दो तरीके का आता है, एक जो स्टैंडर्ड एम्फोटेरिसिन बी होता है और एक होता है लाइपोलाइज्ड। तो लाइपोसोमल लाइपोलाइज जो होता है उससे हमारी किडनीज पर बहुत कम विपरीत प्रभाव होता है, जबकि जो प्लेन एम्फोटेरिसिन भी है वो किडनी पर बहुत ही विपरीत प्रभाव होता है। तो हम बनते कोशिश को अवॉइड करते नहीं तो कई बार मरीज इससे बच जाता है, उसकी किडनीज खराब हो जाती हैं। तो अल्टरनेट मेडिसिन में एक पोसाकोनाजोल है जो 200 मिलीग्राम की गोली अवेलेबल है, जिसको हम दिन में 3 बार देते हैं। कुछ मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल हो गई हैं वो गोलियां, अभी हमने कुछ मरीजों को दिया था तो उनको प्राप्त तो हुई है वो गोलियां। वो बचाने के लिए ज्यादा है ट्रीट करने से भी ज्यादा, उसके इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सामान्य आदमी को ब्लैक फंगस से डरने की कितनी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सबसे पहले यही प्रार्थना है, आपके जरिए से मुझे ये चीज, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 50 फोन मेरे पास ऐसे आते हैं जो सिर्फ डर के मारे होते हैं, और यह डर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे हमारे अखबार हो, उनके जरिए अब उनका भी अपना काम है कि भाई जो समाचार है उसके जरिए लोगों को जागृत किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, लेकिन उसकी वजह से लोगों के मन में डर बहुत बैठ गया। अब अगर मैं सिंपल बताऊं कि आप ये देखिए कि इस वक्त इंदौर में करीबन 350-400 मरीज हैं, इस किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे कहीं से मिली। ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, पर मैं एक उदाहरण के तौर पर एक फिगर देकर के बात कर रहा हूं। इंदौर में जितने मरीज हुए हैं अभी तक, अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो ये बहुत कम है, बहुत ही कम है। अधिकतर लोग जो घर में ठीक हो गए, कोविड अगर 100 लोगों को होता है तो तकरीबन 85 to 90 पेशेंट तो घर में ही ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% मरीज हैं जो अस्पताल में जाते हैं, उनमें से करीबन 4 से 5% जो आईसीयू में जाते हैं। तो ये ऐसे जैसे आईसीयू का वातावरण है। मान लीजिए वहां पर एक किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो गया, तो वो क्लोज चेम्बर रहता है, वो एयर वहां पर सर्कुलेट होती है, तो फंगल के स्पोर्स वहां पर ज्यादा मिलेंगे, तो उनको होने की संभावना ज्यादा है। अब अगर उसमें कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, या वो किसी और वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उसको हेवी डोजेस में स्टेरॉइड देने पड़े उसकी जान बचाने के लिए हमको, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को होने की संभावना हो। पर जो व्यक्ति घर में है उसको कैसे हो सकता है? इवन घर में वो डायबिटिक भी है तो उसको होने की संभावना कम है, बहुत कम है। आपने जब बात आईसीयू की छेड़ दी तो एक सवाल फिर मेरे जहन में आया कि क्या आईसीयू का जो एटमॉस्फेयर होता है, नमी जो वहां पर होती है, एसी चलते हैं पूरे टाइम, उस वातावरण में भी ब्लैक फंगस होने की संभावना बनती है किसी पेशेंट से किसी दूसरे पेशेंट को? हाँ, सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को संभावना है ब्लैक फंगस होने की, उस व्यक्ति को है जो डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और आईसीयू में रहा है। आईसीयू में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो आमतौर पर हमारा मरीज अगर सेटल्ड है या थोड़ी खराब हालत में भी अस्पताल में आता है तो वो 5 से 7 दिन के बीच में घर चला जाता है।
लेकिन आईसीयू में जाने के बाद में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति 5 दिन रुकेगा, 10 दिन रुकेगा, 12 दिन रुकेगा। नंबर एक, उसका स्टे लंबा हो गया है। नंबर दो, अगर उसको वहां पर जिस किस्म की दवाइयां हम देते हैं, कुछ इंजेक्शन होते, जैसे टोसी एक इंजेक्शन बहुत ज्यादा अभी शॉर्टेज में भी था और उसका बड़ा नाम भी चला था, उसमें हम पेशेंट की इम्यूनिटी जीरो कर देते हैं वो दे करके। तो उसको स्टेरॉइड बहुत हेवी डोजेज में हमको देने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड, ये डिजीज पूरी जो है ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्डिंग डिजीज है। अगर हम स्टेरॉइड ना दें तो व्यक्ति की जान जाना लगभग तय है, स्टेरॉइड दें तो उसको एक बीमारी होने का खतरा रहता है। तो वहां वो जितने भी मरीज आईसीयू में, वो सब हेवी डोजेज ऑफ स्टेरॉइड पर रहते हैं। तो वो डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी उनको होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो दवाई से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दूसरा, उस क्लोज जगह में है जहां पर स्पोर्स सर्कुलेट होते हैं। तो ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि उस वातावरण में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। नॉन डायबिटिक्स को भी बहुत ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या लगता है डॉक्टर साहब कि व्हाइट फंगस भी वापस निकल कर आ रहा है नया, और वो इससे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है? आपका क्या मानना है इसको लेकर? ये जो हम फेफड़े रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं, फंगल स्पोर्स जाती हैं, और अगर वो लंग में ग्रो करने लगता है तो उसको हम व्हाइट फंगस बोलते हैं। तो फिर बात वहीं आ जाती है पूरी, कि जो हम साधारण हवा में भी सांस जहां ले रहे हैं, वहां पर सब तरीके के कीटाणु हैं। उसमें टीबी के कीटाणु भी रहते हैं, उसमें जनरल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब रहते हैं। अगर व्यक्ति अपनी प्रतिरोध क्षमता अच्छी रखे तो ये होने की संभावना कम रहती है। लेकिन यस, जिन लोगों को कोविड हुआ है उनके केसेस में निश्चित तौर पर फंगस होने की संभावना ज्यादा रहती है। और क्यों ज्यादा रहती है, मैं बातचीत में आपको बता ही चुका हूँ। बहुत सारी अच्छी जानकारियां निकलकर डॉक्टर शैलेंद्र कर्नावट के माध्यम से आई है इस शो के अंदर। ब्लैक फंगस क्या, व्हाइट फंगस क्या, ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, कहाँ से ये फंगस हो सकता है, और सामान्य आदमी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लगातार सवाल हमारे जहन में उठा है, ऐसे लगातार सवाल डॉक्टर कर्नावट के पास भी आ रहे हैं। पर मुझे लगता है इन सब के पीछे जो निकल कर एक बात आई है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी हुई है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाते रहें और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें, तो आप किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, और होंगे तो ठीक होंगे। यही एक बड़ी चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही है। बहरहाल डॉक्टर कर्नावट, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी लास्ट में जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहूंगा। आपने जो सब चीजें जोड़ी, उनमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। अच्छी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्लीप के दौरान, नींद के दौरान रिकवर होती है। तो अच्छा खाना, अच्छा सोचना और अच्छी नींद निकालना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा हम चिंता करते हैं उतनी हमारी इम्यूनिटी पर भी उसका विपरीत प्रभाव होता है। सही। तो आपके माध्यम से मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। और ये छूत की बीमारी भी नहीं है। अगर हमारे घर में किसी को हो जाती है तो उससे दूर रहने की, कोविड में जैसे हमको दूर रहना आवश्यक होता है, ये वैसी बीमारी नहीं है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर हमारे घर में या हमारे किसी संबंधी को हो जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत है। और उसको बचाना ज्यादा आवश्यक है, तत्काल डॉक्टर को बताना और ज्यादा आवश्यक है। हम डॉक्टर साहब, आपने बता तो दिया कि अच्छी नींद जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना अच्छी नींद के साथ साथ अच्छा संगीत भी जरूरी है। सच बात बताएं तो इस बार जो सबसे खराब चीज रही वो कि इस वायरस ने जो अनएक्सपेक्टेडली जो हम लोग को जो नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि इस बार जो पिछली बार इसने 50 के ऊपर लोगों को बहुत रिस्क पर थे, इस बार हमारे जवान लोगों को बहुत बीमारी हुई है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डेथ्स हुई है 25 से 50 साल के बीच में युवाओं की। तो हम लोगों का मन सच में बहुत खराब है। अभी हमारे अस्पताल में भी जो मैंने नर्सेस का रिएक्शन देखा, सच में बहुत, जब किसी जवान आदमी की डेथ होती है तो इस बार थोड़ा मन अच्छा नहीं है। अब जल्दी हम इससे निकल के आएंगे फिर बराबर। जरूर, फिर हम डॉक्टर कर्नावट के साथ एक शो सिर्फ म्यूजिक और फिर म्यूजिक पर करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।